स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौम्यास कॉमर्स स्टेशन। सो इस वीडियो में हम गैप को फिर से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में जैसे आपको पता है बेसिक प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग के एंड हमने 4 कर लिए थे। अब इससे हम 5th वाला स्टार्ट करेंगे। एंड आपको एक और चीज़ बताई गई थी कि 1, 2, 3, 4 जो पहले के 4 है वो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो आपको पता है उनकी टर्म्स में आपको कॉन्सेप्ट वर्ड का यूज़ करना है। अब जो 5th प्रिंसिपल आप पढ़ोगे यहाँ से आप जितने भी चीज़ों को डिफाइन करोगे उसमें प्रिंसिपल टर्म का यूज़ हो रहा है। सो यू हैव टू मेक इट क्लियर, ठीक है। जहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है वहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे, जहाँ प्रिंसिपल यूज़ हुआ है वहाँ पे प्रिंसिपल यूज़ करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम 5th प्रिंसिपल की स्टार्ट कर रहे हैं एंड 5th प्रिंसिपल इज द मैचिंग प्रिंसिपल। द मैचिंग प्रिंसिपल। तो मैचिंग प्रिंसिपल ये है क्या? देखो ये तो सबसे ज़्यादा अगर आपने पहले से पढ़ा है तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड करने वाला ये प्रिंसिपल है। मैचिंग प्रिंसिपल, यहाँ क्या मैचिंग की बात हो रही है, किसको क्या किससे मैच किया जा रहा है, ठीक है। तो उसको समझते हैं बेसिक से। एक चीज़ आपको पता है, अभी इसके पहले जो आपने लास्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो क्या था? अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि बिजनेस जो है उसको अलग अलग पीरियड्स में, इक्वल पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया है। और जो एक पीरियड होता है जिसको एक अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं वो 12 मंथ्स का होता है बिजनेस के लिए। स्टार्ट होता है अप्रैल 1 से एंड ये चलता है आपका मार्च 31 तक, ठीक है। एंड 31 मार्च के दिन जो भी बैंक, जो भी अपना बिजनेस वगैरह है वो क्या करते हैं, अपने अकाउंट वगैरह बना देते हैं। अब देखो ये जो अप्रैल 1 से चल रहा है मार्च 31 तक, अब ये क्या है? ये एक पीरियड है, 12 मंथ्स का एक पीरियड है। इसको समझ लो आप, ये है अप्रैल 1, 2020। तो ये क्या होगा? अब अप्रैल 1, 2020 से लेकर मार्च 31 ये आपका आएगा 2021 में, ठीक है। ये फर्स्ट पीरियड। अब क्या होगा? जस्ट इसके नेक्स्ट डे अप्रैल 1, 2021 ये नेक्स्ट डे हो जाएगा। यहाँ से न्यू अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और ये आपका जाएगा फिर से मार्च 31 तक, जो कि आपका 2022 में आएगा। उसके बाद फिर अप्रैल 1, 2022 से लेकर मार्च 31, 2023। तो इस तरीके से अकाउंटिंग पीरियड्स होते हैं। अब यहाँ पर मैचिंग प्रिंसिपल में आपको जो बेसिक डेफिनेशन दी गई है उसमें टर्म आपको बताया गया है कि सेम पीरियड से चार्ज होना चाहिए। जो भी चार्ज है भी आपको बताया जाएगा पर सेम पीरियड इन्वॉल्व है। तो सेम पीरियड का मतलब है कि हमें बस एक ही पीरियड को देखकर चलना है। अगर मार्च 31, 2021 के बाद अप्रैल 1 का कोई ट्रांजैक्शन हुआ, कोई भी चीज़ हुई, तो वो अगले पीरियड की बात मानी जाएगी और इस पीरियड की बात में उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इतना आपको पहले पीरियड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो मैचिंग प्रिंसिपल में आपको बताया गया है कि कॉस्ट जो है, कॉस्ट क्या है भी आपको बताया जाएगा। कॉस्ट अगर किसी एक पीरियड का है तो आपको पता है ये एक पीरियड कैसे, जैसे ये अप्रैल 1, 2020 से मार्च 31, 2021। कॉस्ट जो इस पीरियड का होगा वो इसी पीरियड के रेवेन्यू से मैच करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मैच करना चाहिए या मैच करवाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अप्रैल 21 से लेकर मार्च 31, 2021 का जो ये पीरियड है इसको अभी आप भूल जाओ। इस पीरियड में जितना भी कॉस्ट है वो इसी पीरियड के रेवेन्यू से मैच करना चाहिए। कहना क्या चाह रहे हैं? देखो कॉस्ट और रेवेन्यू जब भी आता है आपको एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पता है प्रॉफिट का, ठीक है। 31 मार्च को हम करते क्या है? बेसिकली प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं जो भी बिजनेस को हो रहा होगा। अगर प्रॉफिट आप बोलो तो प्रॉफिट तब होगा जब ये जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू ज़्यादा होगा और कॉस्ट कम होगा। और लॉस कब होगा? जब हमें जो रेवेन्यू मिल रही है वो कम है और जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, ठीक है। एकदम बेसिक सा चीज़ है ये। तो अगर रेवेन्यू ज़्यादा है मतलब इनकम जो हमको मिल रही है वो ज़्यादा है और जो हमने कॉस्ट लगाए मतलब जो हमने खर्चे करे वो कम है तो प्रॉफिट हो जाएगा। अगर रेवेन्यू जो हमें मिल रही है वो कम है और कॉस्ट जो हम लगा रहे हैं उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए वो ज़्यादा है तो वो आपका लॉस हो जाएगा। ये चीज़ समझ आ गई। अब कॉस्ट और रेवेन्यू को मैच करने का मतलब क्या है? देखो 31 मार्च के दिन आप क्या कैलकुलेट करते हो? प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। अब जब आपको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर पीरियड का हमारे पास रेवेन्यू क्या है और कॉस्ट क्या है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ये रेवेन्यू है ये आपकी इनकम है एक तरीके से,
जो कि आपको रिसीव हो रही है। एंड कॉस्ट बेसिकली क्या है, जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं। वैसे तो कॉस्ट अपने में एक पूरा चैप्टर है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट टू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल, कॉस्ट क्या है, एक्सपेंसेस हैं। देखो हमने आपको क्या बताया था, अगर बिजनेस हो रहा है टेबल बनाने का, ठीक है, बहुत ही मतलब एकदम कॉमन सा एग्जांपल है टेबल बनाने का, तो वो टेबल जो फॉर एग्जांपल जो बिजनेस है उसने क्या करे, उसने 100 यूनिट्स बनाए टेबल के, 100 टेबल बना दी, ठीक है। अब 100 टेबल्स जब उसने बनाई होगी तो आपको पता उसमें रॉ मटेरियल यूज़ किया होगा, ठीक है, रॉ मटेरियल आया होगा, लेबर जो होंगे उन्होंने मिलकर टेबल बनाई होगी, ठीक है, उसके अलावा बाकी सारे खर्चे हुए होंगे टेबल पे, बाकी जो छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं टेबल में लगाने के लिए, ठीक है, उसके बाद उस टेबल की मार्केटिंग वगैरह करी गई होगी, उसकी एडवर्टीजमेंट करी गई होगी, तो ये सब क्या है, टेबल पर हुए वाले जितने भी खर्चे हैं वो इस टेबल का कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, वो इस टेबल का कॉस्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, ये टेबल की जब सेल होगी और जब कस्टमर पेमेंट करेगा तो वो रेवेन्यू आएगा, वो जो है रेवेन्यू होगा बिजनेस के लिए। तो जब तक रेवेन्यू नहीं आ रहा है तब तक हम उस प्रोडक्ट पे जितने भी ज़्यादा खर्चे करते जा रहे हैं, जितने भी खर्च करके सामान लगाते जा रहे हैं उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, जितने भी बीच में एक्सपेंसेस आ रहे हैं प्रोडक्ट के ऊपर, जो बिजनेस कर रहा है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली होता है और उसी को हम कॉस्ट बोलते हैं। तो कॉस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, उस प्रोडक्ट पे जो हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है। और एंड में क्या हो रहा है, जब वो सेल वगैरह हो रही है, सेल वगैरह हो रही है तो उसके बाद हमको रेवेन्यू मिल रहा है, हमें इनकम मिल रही है, ठीक है, कस्टमर हमें पेमेंट कर रहा है और वो पेमेंट हमारे लिए रेवेन्यू है। तो अगर आप देखो कि अगर 100 टेबल जो है इस पे हमने जो पूरा कॉस्ट लगाया, पूरा जो खर्च करा, वो आया आपका 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो 100 टेबल बनाई और उसको भेजा एंड तक, पूरा जितने भी खर्च करे गए उस 100 टेबल्स पे, वो आया 1 लाख रुपीज़। और उसके बाद जो आपको रेवेन्यू मिल रहा है, जब ये टेबल की सेलिंग हो गई, जब इसको सेल कर दी गई हमने इस टेबल की, तो कस्टमर ने जब पेमेंट करी तो इन 100 के 100 टेबल में से हमारे पास जो रेवेन्यू आया वो आया 2 लाख रुपीज़ का, ठीक है। तो अब आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि हमने जो खर्च करे टेबल पे और हमें जो रेवेन्यू आई उस टेबल से, तो रेवेन्यू ज़्यादा है और यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब एक और चीज़ देख लो, एक तो हमें यहाँ से रेवेन्यू मिली, ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, अब ये जो बिजनेस है इसमें एक ही जगह से नहीं पैसे आते हैं, ठीक है, एक ही जगह से पैसे नहीं आते। कई बार क्या होता है, बिजनेस अलग अलग जगह से लोन वगैरह लेते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं बिजनेस में, ठीक है, और अलग अलग सोर्सेज भी रेवेन्यू के हो सकते हैं, ठीक है, बिजनेस में हो सकता है ऐसा। अब वो जो सोर्सेज है रेवेन्यू के, ये प्रिंसिपल कह रहा है कि अगर हम कॉस्ट को देख रहे हैं या रेवेन्यू को देख रहे हैं तो कॉस्ट और रेवेन्यू हमें सेम प्रोडक्ट का मैच करना चाहिए। समझ आया? देखो हमें देखना चाहिए कि जो 100 टेबल हमने बनाई, हमने जब 100 टेबल सेल करी तो 2 लाख का रेवेन्यू आया। अब जब हमको प्रॉफिट निकालना है अपना, तो हमें ये देखना है कि रेवेन्यू आई 2 लाख रुपीज़ की, कैसे आई, 100 टेबल्स हमने सेल करी थी। तो अब वो जो 2 लाख रुपीज़ की रेवेन्यू आई है, तो पहले हमारे पास रेवेन्यू आएगी, फिर हमें पता चलेगा कि अब हमको अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम 1 लाख के कॉस्ट को कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉस्ट हमें केवल फिर उन 100 टेबल्स का ही देखना है, ठीक है। अगर रेवेन्यू हमें 100 टेबल सेल करके आ रही है तो कॉस्ट हमें उन 100 टेबल्स का ही देखना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल इन 100 टेबल्स में से केवल आपकी 50 टेबल सेल हुई होती और 50 टेबल सेल होने पे आपको 2 लाख रुपीज़ मिल रहे होते, 50 टेबल सेल होने पे भी आपको 2 लाख रुपीज़ मिल रहे होते, तो रेवेन्यू आपको पता है 2 लाख रुपए का आया, पर कितनी टेबल से आया, 50 टेबल से आया, तो आपको कॉस्ट 100 नहीं 50 टेबल्स का देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैचिंग प्रिंसिपल यही कह रहा है कि अगर हमें कहीं से रेवेन्यू मिल रहा है, कहीं से इनकम मिल रही है, तो हमको कॉस्ट केवल उतने ही प्रोडक्ट का या उतनी ही सर्विस का चेक करना है और फिर हमें प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, फिर हमें प्रॉफिट निकालना है, वरना हमें ट्रू पोजीशन नहीं पता चल पाएगी, ट्रू प्रॉफिट या लॉस हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब नॉर्मल सी बात अगर आप समझो कि आप घर पे आपकी नॉर्मल चीज़ें होती रहती, ठीक है, अब कहीं से आपको इनकम मिल रही है, ठीक है, इनकम के कई सारे सोर्सेज होते हैं, जॉब्स होती है और उसके अलावा जैसे बहुत लोग ट्यूशन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं और उससे इनकम आती है उनके घर में। तो अगर किसी इंसान को प्रॉफिट कैलकुलेट करना, अब जैसे आपके घर में आपने किसी को फॉर एग्जांपल आप ये बोल सकते हो कि आपने किसी को ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड करी 1 मंथ में, ठीक है, रोज़ आपने ट्यूशन प्रोवाइड करी और आपको 5000 रुपीज़ मिल रहा है,
ठीक है, 5000 रुपीज़ मिल रहा है। अब अगर आपने ये जो ट्यूशन प्रोवाइड करी, उसमें आपने जो जो रूम वगैरह यूज़ किया, जो जो सामान यूज़ किया, जो आपने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी, जब आप वो 5000 रुपीज़ को लोगे, पहले आपके पास इनकम आएगी, फिर आप देखोगे कि वो एक मंथ में आपके कितने खर्चे हो गए, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज़ हो गई, ठीक है, जो आपने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी, वो सब आप मिलाओगे तो आपको पता चलेगा ठीक है 4000 हुआ, मेरे खर्चे 4000 हुए, मिला कितना 5000, तो हमें पता चलेगा अच्छा ठीक है 1000 का प्रॉफिट हो गया हमको, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप और चीज़ों को भी इंक्लूड कर दो तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कहीं और भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसको भी इंक्लूड कर दो इसी में, तो आपका प्रॉफिट क्या आएगा, फिर आपके जो सर्विसेज जो आपने प्रोवाइड करी वो 4000 से 4500 हो गई, तो आपका प्रॉफिट बिगड़ गया, ठीक है, वो अलग आएगा प्रॉफिट। तो वही बोला जा रहा है। अब ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारी लाइफ से, बिजनेस में ऐसे कई सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो दो तरीके से आपको मैचिंग प्रिंसिपल को समझना है। पहला ये देखो, एक तो ये आपको ये दूसरा वाला बताया गया था जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ये यही कहता है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या किसी पर्टिकुलर सर्विस को प्रोवाइड करके रेवेन्यू आ रहा है, तो हम जब प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे तो हमें वो वाला कॉस्ट देखना है जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस पे हमारा लगा है, ठीक है, और किसी का हम नहीं उसमें जोड़ सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट या लॉस। अगर हम ये करेंगे तो हमें गलत प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। और दूसरा जो पहले सबसे फर्स्ट लाइन में जो आपको बताया गया है वो ये कहता है कि अगर हमें एक पर्टिकुलर पीरियड का रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है बेसिकली, तो जो रेवेन्यू हम कंसिडर करेंगे ये 31 मार्च के दिन जब हम कैलकुलेट करेंगे अपना प्रॉफिट या लॉस, और उस टाइम पे हम जो रेवेन्यू अपना कंसिडर करेंगे कि रेवेन्यू हमें अपने सेल करने से आई, उसके बाद हमें अलग से कमीशन कहीं से मिला, हमें कहीं से कुछ मिला, तो वो सारा रेवेन्यू जब हम कंसिडर करेंगे तो उसमें जो कॉस्ट की वैल्यू हम लेंगे, जो कॉस्ट हम लेंगे, क्यों कॉस्ट लेना है, क्योंकि हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है, तो कॉस्ट भी हम उसी पर्टिकुलर पीरियड का लेंगे। अगर हमने प्रॉफिट या लॉस निकालते टाइम अप्रैल 1 से लेकर 31 मार्च तक के रेवेन्यू को ही कंसिडर करा है, रेवेन्यू ऐसा तो नहीं कि एक ही दिन आता है, रोज़ थोड़ा थोड़ा आता रहता है, ठीक है, तो वो इसी एक पीरियड के अगर रेवेन्यू को कंसिडर कर रहे हैं तो कॉस्ट भी हमें इसी एक पीरियड के को कंसिडर करना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो कॉस्ट हमने पे कर दिया हो। ये कौन सी बात आ गई? देखो कई बार क्या होता है, हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, हम क्या करते हैं एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पर ये बात इसलिए समझना ज़रूरी क्योंकि होता क्या, बिजनेस चल रहा है, ठीक है, बिजनेस को रोज़ कुछ ना कुछ करके पैसे वैसे मिलते गए, ठीक है, बिजनेस को रोज़ पैसे मिलते गए और एंड में जाके उन्होंने देखा भी हमारा 15 लाख का रेवेन्यू जनरेट हो गया, 15 लाख रुपए हमें रेवेन्यू मिल गया है। तो वो 15 लाख रुपए का जो रेवेन्यू मिला है तो डेफिनेटली उसको अर्न करने के लिए बिजनेस ने कुछ ना कुछ दिया होगा। अब वो जो 15 लाख रेवेन्यू आया कहीं से आया होगा, कस्टमर से जिसने उनके प्रोडक्ट या सर्विस खरीदे होंगे, तो वहाँ प्रोडक्ट एंड सर्विस का कॉस्ट, कहीं उन्होंने कोई और सर्विस प्रोवाइड करी होगी, वहाँ से कॉस्ट आया होगा, वहाँ से उनका रेवेन्यू आया होगा, तो उसका कॉस्ट वो जोड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करके अलग अलग चीज़ें होंगी। अब अगर हमने कोई ऐसा कॉस्ट इंक्लूड कर दिया जिससे वो रेवेन्यू नहीं आया है, अगर हमने कोई ऐसा कॉस्ट इंक्लूड कर दिया जिससे वो रेवेन्यू नहीं आया है, तो वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये आपका चला जाएगा आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वाले में। अब आउटस्टैंडिंग प्रीपेड क्या है वो आपको भी नहीं समझ आएगा, वो आपका 11th का है। तो अभी बेसिकली आपको जितना समझना है मैचिंग प्रिंसिपल में, 2 पॉइंट समझने हैं। पहला ये कि अगर एक पर्टिकुलर पीरियड में हम कैलकुलेट कर रहे हैं और हम उस पर्टिकुलर पीरियड के रेवेन्यू को कंसिडर कर रहे हैं, देन फॉर कैलकुलेशन ऑफ द ट्रू प्रॉफिट और लॉस वी हैव टू मेक श्योर कि जो कॉस्ट हम कंसिडर करें वो भी उसी पीरियड का हो, ना ही एक दिन ज़्यादा ना ही 1 मिनट ज़्यादा, उतने ही पीरियड का हो, ठीक है। कॉस्ट भी उसी का लेंगे। अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस से जनरेटेड रेवेन्यू का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस पे जो कॉस्ट इनकर करा है वही यूज़ करना है हमें, और कुछ नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल है। एक और टर्म आपके इसमें दिया गया है, वो है अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। क्या है वो? अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूवल सिस्टम होता क्या है? देखो अक्रूवल सिस्टम बेसिकली क्या है ना, एकदम शॉर्ट वर्ड्स में आप ये समझ लो कि अक्रूवल सिस्टम कहता है कि देखो बिजनेस में इनकम आती है, 2 तरीके की चीज़ें होती है, या तो पैसा बिजनेस से बाहर जाएगा या पैसा बिजनेस के अंदर आएगा, ठीक है। अब देखो आप क्या कर रहे हो, आप किसी घर पे रह रहे हो रेंट पे, एक आप सिचुएशन लो, आप किसी घर पे रेंट पे रह रहे हो। अब आप 1 महीने आप रह लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, 1 महीने आप रहे तो आपका जो रेंट है फॉर एग्जांपल मंथ का 8000 रुपीज़ है, 8000 रुपये।
अब लास्ट डे हो गई, आपका जो लैंडलॉर्ड है वो आया, बोला कि भाई मेरे को अपना रेंट जो है वो पैसे पे करो 8,000 रुपीज़, आप रह रहे हो 1 महीने से। अब आपने पेमेंट नहीं करी, आपने कहा कि काम करिए अभी तो मेरी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, अगले महीने आप ले लीजिएगा, ठीक है। लैंडलॉर्ड आपको अच्छे से जानता है, वो चला गया, ठीक है। अब दूसरा दिन स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया। अब होगा क्या, ये जो 1 महीने जो 8,000 रुपीज़ हैं, अगर आप इसको लैंडलॉर्ड की तरफ से देखो, जो लैंडलॉर्ड है उसके तरफ से देखो, तो क्या है कि जब ये 1 महीना खत्म हो जाएगा, ठीक है, 1 महीना खत्म हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट मंथ आपका आ रहा है, आप उसको बोल सकते हो 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर अब आ गई, और ये पिछला जो है पिछले मंथ का वो आपका बन चुका था 8,000 रुपीज़, पर आपने नहीं दिया, तो लैंडलॉर्ड क्या कहेगा कि भाई देखो पिछले महीने का 8,000 रुपये मेरा तो बन गया रेंट, जो मुझे मिलना चाहिए था पर मुझे मिला नहीं, तो क्या वो उस 8,000 रुपीज़ को अपनी इनकम मानेगा या नहीं मानेगा? वो जो आप रेंट पे कर रहे हो वो लैंडलॉर्ड के लिए इनकम है, ठीक है, क्योंकि उसने आपको अपना रूम प्रोवाइड करा है, ठीक है। अब वो 1 महीने में जो आपका बंद रहा था 8,000 रुपीज़, आपने पेमेंट करी नहीं, ठीक है, 1 सितंबर आ गया। अब लैंडलॉर्ड सोचेगा कि 8,000 रुपीज़ जो है, क्या मैं इसको इनकम मानूं या ना मानूं, ठीक है। तो यहाँ पर अक्रूवल सिस्टम कहता है कि अगर इनकम आपकी बन चुकी है, ठीक है, अगर आपकी इनकम क्या कह सकते हैं उसको, ड्यू कर गई है, ठीक है, या आपकी इनकम हो गई कि आपको इनकम मिल जानी चाहिए थी, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे। और ये चीज़ आप नहीं सोचोगे कि वो इनकम आपको कैश में मिली या नहीं मिली, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इनकम आपको रिसीव हुई है, अगर इनकम आपकी बन रही है एक पर्टिकुलर पीरियड की, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे। तो वो 8,000 रुपीज़ जो है, भले ही आपने पेमेंट नहीं करी लैंडलॉर्ड को, पर लैंडलॉर्ड उसको रिसीव्ड मानेगा और उसको लिखेगा कि वो उसकी इनकम है जो उसको मिलनी चाहिए थी, उसकी इनकम एग्जिस्ट कर रही है और वो बाद में आपसे लेगा, ठीक है। तो क्योंकि वो 8,000 रुपीज़ उस मंथ की इनकम है, तो रिसीव तो हुई नहीं, पर वो शो करेगा कि ये इनकम एग्जिस्ट कर रही है और ये इनकम मुझे मिलनी चाहिए बाद में, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि आपने एडवांस में पेमेंट कर दी, आप गए रेंट पे रहने एंड आपने जो है 2 महीने का रेंट स्टार्टिंग में ही दे दिया, 1 मंथ भी अभी नहीं हुआ है, आपने 2 महीने का रेंट साथ में दे दिया, 16,000 रुपीज़ उसको दे दिए। अब वो सोचेगा कि यार 16,000 रुपीज़ तो मेरे पास आ गए हैं, ठीक है, पर ये बंदा तो अभी 1 महीने भी नहीं रहा, ठीक है, अभी तो उसका फर्स्ट है और 16,000 रुपीज़ उसने मेरे को दे दिए, क्या मैं इसको इनकम मानूं या ना मानूं? तो लैंडलॉर्ड क्या कहेगा, वो भी अक्रूवल सिस्टम पे जाएगा, कहेगा कि अक्रूवल सिस्टम कहता है कि जब तक इनकम आपकी ऐसे एग्जिस्ट ना करे तब तक आप उसको इनकम की तरह रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आप उसको इनकम की तरह रिकॉर्ड नहीं करोगे। आप वेट करोगे जब वो इनकम आपके लिए, कहते ना कि इनकम अब बन गई कि हाँ भाई अब ये मेरी इनकम हुई, तो वो 1 महीने वेट करेगा, ठीक है, तब तक वो उसको क्या मानेगा, तब तक वो उसको अपनी लायबिलिटी मानेगा कि अब उसकी जिम्मेदारी बन गई है, उसने 16,000 रुपीज़ ले लिए हैं, अब उसकी जिम्मेदारी बन गई है कि अब आप जो है 2 महीने उसके घर पे रहोगे, ठीक है। तो वो जैसे ही 1 महीना पूरा हो जाएगा, तो जो 16,000 में से 8,000 रुपीज़ हैं जो 1 महीने का रेंट बनता है, तब वो उसको अपनी वो इनकम मान लेगा, ठीक है, तब वो उसको अपनी इनकम मान लेगा। फिर अगले महीने जो बाकी के 8,000 रुपीज़ रहेंगे उसको वो छोड़ देगा कि भाई ठीक है, जैसे 1 महीना पूरा होगा तब वो उसको अपनी इनकम मानेगा। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इनकम अगर आपकी बन रही है तो चाहे रिसीव हो या ना रिसीव हो उसको आप रिकॉर्ड करोगे। अगर इनकम नहीं बन रही है, ठीक है, अगर इनकम नहीं बन रही है और आपको रिसीव हो जाए तो आप उसको तब तक नहीं रिकॉर्ड करोगे जब तक वो आपकी ड्यू नहीं हो जाएगी, जब तक वो अक्रू नहीं होगी, ठीक है, क्या करेक्ट वर्ड है, अक्रू नहीं करेगी। तो ये आपका अक्रूवल कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली खर्चों पे, एक्सपेंसेस पे भी यही कहा गया है कि अगर कोई खर्च आपने कर दिया है, ठीक है, आपने खर्च कर दिया है और वो उसी पीरियड का है, तब तो आपको सही है, आप खर्च उसको रिकॉर्ड करोगे। पर अगर आपने कोई ऐसा एक्सपेंस किया है जिसका बेनिफिट आपको मिला ही नहीं, आपने एक्सपेंस तो कर दिया पर उसका बेनिफिट तो आपको नहीं मिला ना, तो वो आप नहीं रिकॉर्ड करोगे, वो आप तब उसको आप ड्यू मानोगे जब वो ड्यू करेगी। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो अक्रूवल में बेसिकली यही बताया गया कि आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि देखो इन सिचुएशंस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है, पैसा मिल गया पर हमने सर्विस तो दी नहीं, रूम तो हमने नहीं दिया, या फिर रूम तो दे दिया, मेरी इनकम तो बन रही पर मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं करा, क्या मानूँ उसको, क्योंकि मुझे मिली नहीं कैश में अभी तक। तो इस तरीके के केसेस में आपको ये मैचिंग प्रिंसिपल यूज़ करा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होता है, तो ये मैचिंग प्रिंसिपल का यूज़
यूज़ होता है, और ये कहता है कि अगर आप वही दो चीज़ें, आपको दो पैरामीटर्स देख के चलने हैं, एक पीरियड के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कि अगर एक पीरियड है पूरा तो उस पीरियड का रेवेन्यू उसी पीरियड के कॉस्ट से मैच करना चाहिए टू फाइंड द ट्रू प्रॉफिट और लॉस, एंड दूसरा अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस से रेवेन्यू मिल रहा है देन दैट शुड बी मैच्ड विथ द कॉस्ट इनकर्ड ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विस। ठीक है, ये मैचिंग प्रिंसिपल का एकदम बेसिक था। अब आपको इसमें 3-4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, 4 एग्जाम्पल से बेसिकली, जिसमें एक्सप्लेन करा गया अच्छे से कि क्या यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो उसको समझते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैचिंग प्रिंसिपल कहता क्या है। अब देखो आंसर राइटिंग जब आपको करनी होगी एग्जाम में, तो ये देखो जो आपको पैरामीटर्स बताए गए हैं दो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ जो एग्जाम्पल आपने देखे हैं ना, जो भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, उन एग्जाम्पल्स को आप लिख देना, बस आपको मिल जाएंगे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि व्हेन आइटम ऑफ रेवेन्यू इज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इट, चाहे पे हो या ना पे हो, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्लूड करेंगे। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको फिर से रिवाइज करनी है। क्या? एक तो आपको पता है गोल्डन रूल्स थे अकाउंटिंग के, गोल्डन रूल्स याद है कि नहीं याद है? देखो गोल्डन रूल्स क्या थे, डिपेंड करते थे कौन से टाइप का अकाउंट है। ठीक है, 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, आपको एक रिवीजन करवा दिया जाए। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे। इन तीनों टाइप के अकाउंट्स का ना एक रूल है। ठीक है, वो रूल ये बताता है कि हमें क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन and credit what goes out। and nominal account का रूल है debit all expenses and losses, credit all incomes and gains। ये आपके 3 बेसिक रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, एंड इसको यूज करके आप कहीं पे भी जान सकते हो किसको डेबिट किया जाएगा, किसको क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर जिसको पैसा रिसीव हो रहा है, जिसको पैसा मिल रहा है, उसको डेबिट करेंगे अगर पर्सनल अकाउंट मतलब कोई इंसान या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, और जो पैसा देगा वो क्रेडिट किया जाएगा। रियल अकाउंट में जो चीज़ आ रही है बिजनेस के अंदर, अगर हमने कोई सामान बेचा, ठीक है, कोई असेट बेच दिया, हमारे पास फर्नीचर रखा था हमने बेच दिया, तो जो हमको कैश मिलेगा वो क्या है, हमारे लिए आ रहा है, तो वो डेबिट किया जाएगा और उसको क्रेडिट कर देंगे उस फर्नीचर को। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी खर्चे वगैरह होते हैं उसको डेबिट किया जाता है, और जितनी भी इनकम होती है उसको क्रेडिट किया जाता है। ये 3 चीज़ें आपको बतानी चाहिए। अब आते हैं जो आपका एक्सप्लेनेशन है। एक बताया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, बस आप इतना समझ लो कि ऐसे 2 साइड होते हैं, ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है, बस इतना समझो। एक डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। अब बताया गया है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर डेबिटेड ऑन दिस बेसिस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग क्या, जो बाहर खड़ा है। आउटस्टैंडिंग मतलब जो बाहर खड़ा है, ठीक है, वो नहीं, बाहर खड़ा नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या मतलब है ना, देखो कैसे आपको समझाया जाए। जो खर्चे आपको करने थे, ठीक है, जो आपको पेमेंट ड्यू हो गई पर आपने करी नहीं। अब यहाँ पर कौन हुआ, किसके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? जो आपको रेंट वाला एग्जांपल दिया गया था, तो जो आप रह रहे थे जिस रेंट वाले रूम में, 1 महीना हो गया आपने पेमेंट नहीं करी, ठीक है, तो वो आपके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आपके लिए वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आपका खर्च एक्सपेंस वो ड्यू हो गया है पर आपने उसकी पेमेंट नहीं करी। आपका वो जब जो लास्ट डेट रहेगी ना 30th या 31st जुलाई वाली जो डेट रहेगी ना, जिस दिन आपका रेंट 8,000 का बन गया आपको कि आपको पेमेंट करनी, आपके लिए तो वो एक्सपेंस है, आपने नहीं करी, बट वो आपके लिए उसके बाद से अगर आपने उस दिन पेमेंट नहीं करी तो वो आपके लिए एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाएगा। ठीक है, तो ये बोला गया है कि कोई आइटम अगर रेवेन्यू का हम इंक्लूड कर रहे हैं तो उन पर जितने एक्सपेंसेस हुए हैं, चाहे वो पे करे गए हों या ना पे करे गए हों, उसको हम इंक्लूड करेंगे। यहाँ क्या कह रहे हैं, अब देखो आप उस रूम में रहकर क्या कर रहे थे, उस रूम में आप रहते थे एंड उस रूम में आप ट्यूशन प्रोवाइड करते थे। वो जो रूम आपने रेंट पे लिया था, आप उसी रूम में कोचिंग क्लासेस ट्यूशन प्रोवाइड करते थे। अब होगा क्या, आपको कोचिंग वगैरह जो भी आपने करवाई उससे पैसा आया होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको मिले 6,000 रुपीज़। अब ये जो 6,000 रुपये आपको मिले होंगे वो क्या है आपके लिए, इनकम है। इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो हमने क्रेडिट की तरफ लिख दिया।
तो ये क्या है, आपका 1 महीने का रेवेन्यू है। क्या है ये, 1 महीने का रेवेन्यू है। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि उस 1 महीने के रेवेन्यू पर हमें उस 1 महीने के कॉस्ट को इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, आपने जो भी आपका लाइट वगैरह यूज़ हुआ, फ़ैन यूज़ हुआ, जो भी आपने अपनी सर्विस दी, उन सबको इंक्लूड किया और पता चला कि भाई आपने जो खर्च करे थे, अब जो खर्च करे, जो एक्सपेंसेस आपके हुए, ये क्या होगा, आपके लिए कॉस्ट होगा। ठीक है, आपके कॉस्ट टोटल कितने हुए, फॉर एग्जाम्पल 4000 के। ठीक है, 4000 के। ठीक है, ये आपने लिख दिया, कहा कि भाई ठीक है, हमारा प्रॉफिट कितना बना, 2000 का बन गया, साफ साफ दिख रहा है। 6000 की इनकम आई, 4000 हमने खर्च कर दिया, 2000 का बन रहा है। अब आपने यहाँ पर वो रेंट नहीं इंक्लूड किया जो आपको पे करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपने पेमेंट तो करी नहीं ना। आप तो बोलोगे मैंने तो रेंट पे करी नहीं, मेरे पास से कैश तो गया नहीं, तो मैं क्या उसको इंक्लूड करूँ? करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो ड्यू कर गई है, वो पेमेंट बन गई है। उस रूम को आपने यूज़ करा 1 महीने, जिससे ये 6000 रुपये जनरेट हुए हैं, तो उस रूम का वो रेंट भी आपका कॉस्ट है, आपका एक्सपेंस है। और जो प्रॉफिट आप 2000 बोल रहे हो, ये गलत है, ये 2000 का प्रॉफिट गलत है। जो आपने, फॉर एग्जाम्पल उस रेंट को हम मान लेते हैं, वो रेंट आपका बना 1000 रुपये का, तो टोटल खर्च कितना हुआ, 5000 रुपये। टोटल रेवेन्यू कितना आया, 6000 रुपये। तो सही प्रॉफिट क्या होगा, 1000 रुपीज़। क्यों? क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल कहता है अगर कोई एक्सपेंस है, खर्च है, आपने भले पे करा हो या ना पे करा हो, पर आप उसको रिकॉर्ड करोगे जब आप अपना ये प्रॉफिट या कुछ कैलकुलेट कर रहे हो। और उस एक्सपेंस को, अब इस रेंट को हम आउटस्टैंडिंग रेंट बोलेंगे या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका था, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट ऐसे ही कह रहा है कि अगर कोई पैसा हमने खर्च कर दिया है पर उससे रेवेन्यू हमें नहीं मिला है, तो उस अमाउंट को हम एक असेट की तरह ले जाए समझेंगे और उसको एक्सपेंस की तरह हम अगले साल दिखाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखो यहाँ पर क्या, देखो ये तो हमने आपको 1 मंथ की बात बताई, पर इसी को आप 1 साल में समझ सकते हो। कोई बिजनेस है जो 1 साल के लिए कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है एंड उसमें भी अलग अलग तरीके के खर्चे करता है, जो कि खर्चे उसके बन जाते हैं पर उसने पेमेंट करी नहीं होती है, तो उन सारे खर्चों को भी वो रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, ये छोटे कॉन्सेप्ट में था, बुक में जो आपको दिया है वो थोड़ा वो बिजनेस के वास्ट कॉन्सेप्ट में, ये आपको समझाने के लिए था। ठीक है, अब ऐसे ही सेकेंड पॉइंट कहता है कि अगर कोई हमने अमाउंट खर्च कर दी है, जैसे कि आपको पता है हमने पेमेंट कर दी थी रेंट की 2 महीने की, हमने रहना भी शुरू नहीं किया, हमने पेमेंट कर दी 2 महीने के रेंट की। अब हमने 1 महीने का रेंट की पेमेंट करी, ठीक है, जो कि आपका 1000 मान के चलते रेंट को, 2 महीने का कितना हुआ, 2000 रुपये। आप वही कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हो, 2 महीने का रेंट आपने साथ में दे दिया, आपने पहले दिन 2000 रुपीज़ दे दिए लैंडलॉर्ड को, बोला कि भाई 2 महीने का रेंट हमने आपको दे दिया है। ठीक है, अब आपने पहले दिन से पढ़ाना शुरू करा 1 महीने खत्म हुआ, आपको 6000 रुपये मिली रेवेन्यू जो मिलता था, आपने सारे खर्चे उसमें लगा दिए। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भाई खर्च तो मैंने 2000 करा रेंट पे, जो रेंट मैंने दिया है वो तो 2000 रुपये का दिया है, तो अब क्या मैं खर्च अपना ये रेंट जो है वो 2000 लिखूं? नहीं, 2000 नहीं लिखना है, आपको केवल उस 1 महीने का रेंट लिखना है, जो कि हुआ 1000 रुपीज़। क्योंकि अभी आपको जो 6000 रुपये मिले हैं उस पे आपका केवल 1000 का रेंट का खर्च माना जाएगा, जो बाकी 1000 रुपये बचे हैं उसको आप अगले महीने को रेंट की तरह उसको मानोगे, जब अगले महीने की लास्ट डेट पे आपको 6000 की रेवेन्यू फिर से जनरेट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने 2000 रुपये करे, पेमेंट कर दी, 1 महीने आपने यूज़ कर दिया, तो 1 महीने में आप 1000 रुपीज़ को तो उसी महीने का रेंट मानोगे, जो बाकी 1000 रुपीज़ हैं वो तो आपने पे तो शुरू में कर दिए थे, अब पेमेंट तो करनी नहीं है, पर उसका बेनिफिट आपको अगले महीने मिलेगा, जब अगले महीने आप बच्चों को पढ़ाओगे उस रूम में, तो वो जो बाकी 1000 रुपीज़ है उसको जो टर्म देंगे वो होता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड मतलब पहले से पे कर दिया। तो 2 एक्सपेंस आपको समझ आ गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जो आपने एक तरीके से जो आपने पेमेंट नहीं करी, कहते हैं ना बाहर खड़ा, आपने उस पेमेंट पे ध्यान नहीं दी, ये पेमेंट आपने करी नहीं, आउटस्टैंडिंग है। प्रीपेड जिसकी पेमेंट आपने पहले से कर दी। ठीक है, तो इसको आप उस महीने, जिस महीने आपको रिकॉर्ड हुआ ना, 1000 को आप रेंट मानोगे, बचे हुए 1000 को प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से दिखाओगे। अब ये भी आपका क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट साइड में लिखोगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई। थर्ड कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड। अब देखो होता है क्या है, आप ही बताओ कि जितने भी हम साल में बनाते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो अब ऐसा तो नहीं अगर हमने 1000 प्रोडक्ट बनाए हैं तो 31 मार्च के दिन सारे के सारे बिक जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 1000 में से 50 प्रोडक्ट्स हमारे बच गए,
ठीक है, 1000 में से 50 प्रोडक्ट्स बच के बाकी सारे हमने सेल कर दिए। तो ये जो हम नहीं बेच पाए जिन प्रोडक्ट्स को 31 मार्च के दिन, इनको हम बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स। गुड्स का स्टॉक और ये अनसोल्ड है, हमने अभी तक इसको सेल नहीं करा है। तो बोला गया है कि जो अनसोल्ड आइटम्स हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट एंड ऑफ द ईयर टुगेदर विद एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इट मस्ट बी कैरिड फॉरवर्ड। अब वो जो अनसोल्ड आइटम है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो भी अनसोल्ड आइटम हुए 50 आपके अनसोल्ड आइटम्स हो गए, उन पर भी आपने खर्च करा है, उन पर भी आपने खर्च करा होगा, क्योंकि आपने बनाया तो पूरे 1000 है, ठीक है। अब 1000 बनाए, रेवेन्यू जब आई, आपने देखा रेवेन्यू तो आई केवल हमारे पास 550 से, रेवेन्यू आई हमारे पास 550 से। तो आप बोलोगे भाई 550 से रेवेन्यू आई, कॉस्ट भाई हमको केवल 550 का देखना है, पूरे 1000 का नहीं देखेंगे, उधर आपने उसको तो उसका बैलेंस कर दिया ख़त्म। अब जो 50 प्रोडक्ट्स का कॉस्ट भी बचा और 50 प्रोडक्ट्स से रेवेन्यू तो आया नहीं है, 50 प्रोडक्ट जो बचे अनसोल्ड, उनका कॉस्ट बच गया और उनसे उधर से रेवेन्यू तो आया नहीं है। तो ये जो 50 प्रोडक्ट्स हैं उनको उनके कॉस्ट के साथ आप अगले साल ले जाओगे, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर क्या, वैसे नेक्स्ट ईयर वो अगले दिन से शुरू हो जाता है, 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से आपका नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाता है। उस 1 अप्रैल को आप उस अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स को ओपनिंग स्टॉक करके दिखाओगे, ठीक है। होता क्या है, ये जो अनसोल्ड स्टॉक होता है, अब आप देखो आपका साल शुरू होता है, आपके पास गुड्स होते हैं, जो आपके पास गुड्स रखे हुए हैं पहले से, उनको हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। एंड में सेल होती है, कुछ प्रोडक्ट्स बचते हैं और उसमें बाद में जो हमारे पास बच रहा है साल के एंड में, उस बचे हुए स्टॉक को हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब जो हमारा इस साल का क्लोजिंग है वही अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। हमने शुरुआत में मेरे पास 1000 थे, साल भर हमने सेलिंग वगैरह करी, 500 हमने बेच दिए, ठीक है, बचे कितने, 5000 बच गए। तो 5000 तो सेल कर दिया हमने, उनका जो ट्रीटमेंट हो गया प्रॉफिट उससे हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जो 1000 शुरू में था वो ओपनिंग स्टॉक, जो आखिरी में 31 मार्च के दिन हमारे पास 500 के स्टॉक गुड्स के पड़े हुए हैं, उनको हमें अगले साल ले जाना है, तो वो 31 मार्च के दिन हम उसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। और 1 अप्रैल के दिन जैसे ही नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, जब हम अपनी फिर से जर्नल वगैरह बनाएंगे, तो स्टार्टिंग में हम उसको क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक की तरह दिखाएंगे, ठीक है। यही चीज़ इसमें बोली गई है। तो क्या बोला गया है कि क्लोजिंग स्टॉक इज कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट ईयर एज ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ये समझ आ गया। लास्ट पॉइंट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मस्ट बी ट्रीटेड एज लायबिलिटी व्हाइल इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू। देखो अगर हमें ये, अब यहाँ पे लैंडलॉर्ड वाला केस ले लो, जिसने आपको रूम किराए पर दिया है, अब उसको जब आपने एडवांस में पेमेंट कर दी, ठीक है, आपने एडवांस में पेमेंट कर दी, तो हमने क्या बोला था आपको कि जब लैंडलॉर्ड को वो पूरे 16000 मिल गए 2 महीने के साथ में, आप अभी 1 महीने भी नहीं रहे हो, तो उसके पास ये जिम्मेदारी बन गई कि भाई ये 16000 मेरे को मिले हैं, 2 महीने मुझे इसको इस रूम में रखना है। अब मेरी लाइबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी बन गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस 16000 के बदले ये जो पर्सन है ये 2 महीने रहेगा मेरे रूम में, ठीक है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। तो अगर इनकम हमें एडवांस में मिल रही है तो वो हमारे लिए क्या है, एक लायबिलिटी बन जाती है, ठीक है। और अगर उल्टा केस हो, इनकम आपकी अक्रू कर गई है, इनकम आपको मिल जानी चाहिए थी पर आपको नहीं मिली है, ठीक है, इनकम आपको नहीं मिली है, तो उसको रेवेन्यू की तरह हम मानेंगे। जैसे क्या हुआ था, आपने 1 महीने की रेंट पेमेंट नहीं करी थी 8000 रुपीज़, पर लैंडलॉर्ड उसको अपनी इनकम मानेगा, ठीक है, क्योंकि वो इनकम उसकी बनती है, अक्रू कर गई है। तो बस इतना ही था मैचिंग प्रिंसिपल में। सम अप करने के लिए बस यही चीज़ है, एक पर्टिकुलर पीरियड के रेवेन्यू को उसी के कॉस्ट से हमको मैच करना है। क्यों मैच क्या करना है, प्रॉफिट निकालने के लिए या लॉस निकालने के लिए। एक प्रोडक्ट या सर्विस से जो रेवेन्यू आ रहा है उसी पे हुए कॉस्ट से मैच करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ नए टर्म्स पता चले, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स, प्रीपेड इनकम्स, ठीक है, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और हाँ इतनी चीज़ें आपने मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ ली। तो यहाँ मैचिंग प्रिंसिपल खत्म होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल को, बहुत आसान है। अब आगे बहुत ही सिंपल से प्रिंसिपल्स हैं। नाउ यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड एंड गॉड ब्लेस यू।